अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। कल हमने न्यू चैप्टर परमाणु संरचना स्टार्ट किया था। उसमें हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसके बाद हमने दूसरा थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, फिर हमने रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत पढ़ा था। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें जो इम्पोर्टेंट आता है बोर का, कहीं पर नील्स बोर में लिखा हुआ है, एक बात है, नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत करते हैं। इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, बहुत बार इसी के सवाल आते हैं। नील्स बोर ने 3 परिकल्पना दी। तो नील्स या बोर के परमाणु सिद्धांत की 3 परिकल्पनाएं हैं। बोर के परमाणु सिद्धांत की 3 परिकल्पनाएं। पहले, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है। वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल, हम जानते हैं जब भी कोई वस्तु वर्ताकार पथ में चक्कर लगाती है तो एक अभिकेंद्री बल आया था, जो हमने 11 में निकाला था, जिसका फॉर्मूला होता है mv²/r। वेग होता है और आर इसकी त्रिज्या होती है। तो वर्ताकार पथ में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कूलाम बल से प्राप्त होता है। कूलाम बल हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, F = K Q1 Q2/r² होता है। तो पहली परिकल्पना क्या है? बोर के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होता है mv²/r। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल का मान कूलाम बल से प्राप्त होता है। बोर के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कूलाम बल से प्राप्त होता है। यानी क्या हो गया? जो अभिकेंद्रीय बल है वो किसके बराबर होगा? कूलाम बल के बराबर होगा। तो देखो क्या है, ठीक है, v वेग से अरे नॉट डाल के मैं कूलाम बल का फॉर्मूला कैसे निकाला है? या नॉट डाल के बता रहे हैं, ये फॉर्मूला कैसा है? कूलाम बल होता है F = K Q1 Q2/r²। यहाँ जो Q1 है वो हम मान लेते हैं नाभिक का आवेश, और नाभिक का आवेश होता है ZE। क्या होता है? Z यहाँ पर परमाणु क्रमांक है। ZE क्यों लिखा? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और अलग अलग तत्व के लिए प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगी। तो नाभिक का आवेश ZE होता है, और Q2 है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसको हम मानेंगे E। और इसको सॉल्व करते हैं तो F = K ZeE/r²। K ZeE²/r²। ये इसमें आप कूलाम बल का फॉर्मूला ये आएगा। ये हमने नोट डाल के लिखा
तो पहला नियम क्या लिखा, बोर के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल का मान कूलम्ब बल से प्राप्त होता है। अभिकेंद्रीय बल बराबर कूलम्ब बल, अभिकेंद्रीय बल तो क्या हो गया mv² अपॉन r, और कूलम्ब बल का फॉर्मूला है Ze² अपॉन r² अधिकतम। ये हमारी पहली परिकल्पना। दूसरी परिकल्पना क्या है, बोर के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान NH/2π के बराबर होता है। दूसरी परिकल्पना क्या है, बोर के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग होता है mvr, कोणीय संवेग का मान NH/2π के बराबर होता है। बोर के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग mvr किसके बराबर होता है, NH/2π के। यानी mvr क्या होना चाहिए, NH/2π। यहाँ जो n है वो पूर्ण संख्या है, 1 2 3 चलती रहती है। जो n छोटा वो कहलाता है प्लांक नियतांक, जिसका मान होता है 6.62 × 10⁻34 जूल/सेकेंड। ठीक है, तो दूसरी परिकल्पना क्या हो गई, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान NH/2π के बराबर होता है। फिर तीसरी परिकल्पना से जो हमने रेदरफोर्ड की कमी हो जाएगी कि बोर के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता है, परंतु जब इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष में, जैसे आप केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो अलग अलग कक्ष होते हैं, K L M N चलते रहते हैं, पहला कक्ष K दूसरा L M N S होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करते हैं। तो तीसरी परिकल्पना क्या है, बोर के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते हैं, परंतु जब इलेक्ट्रॉन परमाणु में एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करते हैं। एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करते हैं। इस ऊर्जा का मान hν के बराबर होता है। एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करते हैं। इस ऊर्जा का मान किसके बराबर होता है, hν के बराबर होता है। अतः E2 - E1 बराबर
E2 बराबर E2 माइनस E1 बराबर क्या हो गया h म्यू। यहां E1 निम्न ऊर्जा तल की ऊर्जा, निम्न ऊर्जा कक्ष की ऊर्जा, और E2 उच्च ऊर्जा तल की ऊर्जा। E1 तो क्या है निम्न ऊर्जा तल की ऊर्जा, और E2 क्या है E2 है उच्च ऊर्जा तल की ऊर्जा। E1 क्या है निम्न ऊर्जा तल की ऊर्जा, और E2 क्या है उच्च ऊर्जा तल की ऊर्जा। तो तीसरा क्या हो गया, बोर के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते हैं, परंतु जब इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करते हैं, जिसका मान किसके बराबर होता है E बराबर h म्यू होता है। तो E बराबर h म्यू यानी म्यू के बराबर होता है, जहां म्यू क्या है उत्सर्जित प्रकाश की या उत्सर्जित ऊर्जा की आवृत्ति होती है। तो ये तीन परिकल्पना आई बोर की। पहली तो परिकल्पना क्या है, वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कूलाम बल से प्राप्त होता है, पहली परिकल्पना हो गई। दूसरा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग mvr nh/2π के बराबर होता है। तीसरी, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करते हैं, जिसका मान किसके बराबर होता है h म्यू के बराबर होता है। तो ये हमारी तीनों बोर की क्या होती है परिकल्पनाएं होती है। ठीक है, अच्छा है। बहुत बार सवाल आता है बोर के परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं लिखिए। तो यह बोर के परमाणु मॉडल की तीन परिकल्पनाएं होती है। अब इसी पे हम अलग अलग डेरिवेशन करते हैं। बोर के आधार पर यह आया था, तो सबसे पहले हम करते हैं हाइड्रोजन परमाणु के n-वें कक्ष की ऊर्जा, जिसको अपन Rn से डिनोट करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के n-वें कक्ष की ऊर्जा हम निकालते हैं। बोर के परमाणु मॉडल से हम हाइड्रोजन परमाणु के n-वें कक्ष की ऊर्जा निकालना है। माना हाइड्रोजन परमाणु के n-वें कक्ष की ऊर्जा Rn तथा वेग Vn। अतः अब यहां बोर की परिकल्पना लगाकर हमको किसका मान निकालना है, यहाँ पे ऊर्जा का मान निकालना है। तो अतः बोर की प्रथम परिकल्पना से आप चाहे तो एग्जाम में इसका स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो प्रथम परिकल्पना क्या थी, कूलाम अभिकेंद्रीय बल बराबर, या डायरेक्ट लिख सकते हो बराबर कूलाम बल। क्या आई थी mv² अपॉन r इज इक्वल टू क्या आई थी kze² अपॉन r²। n है तो n लगा देता हूं, यहाँ भी n लगा देता हूं। तो देखिए एक r से r कट गया, तो क्या बच गया mv² बराबर kze² अपॉन rn। इक्वेशन नंबर 1। ये प्रथम परिकल्पना से हुआ। फिर बोर की द्वितीय परिकल्पना से द्वितीय परिकल्पना क्या बताया था, जो कोणीय संवेग का मान होता है वह nh/2π के बराबर होता है। तो mvr इज इक्वल टू nh/2π, n वाला से n लगा दो। अब अपने को त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या निकालनी है तो इसका मीनिंग है वेग को हटाना पड़ेगा। तो यहां से वेग का मान निकालो, vn इज इक्वल टू nh/2πmrn। इक्वेशन नंबर 2। Vn बराबर nh/2πmrn। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो
तो समीकरण 1 में 2 से मान रखने पर m Vn का मान क्या आ रहा है NH अपॉन 2 पाई m Rn का स्क्वायर फिर KZE स्क्वायर अपॉन Rn। सॉल्व करो m इसका स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर Rn का स्क्वायर इक्वल टू KZE स्क्वायर अपॉन Rn। तो देखो एक R से R कट गया, वह 0 गुना कर दो, वह 0 गुना करेंगे तो KZE स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर Rn ये वेक्टर आ गया। और चाहे एक यहां से m भी कट गया, और कुछ करता ना, कुछ नहीं करता और तो ठीक है, बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर अपने को Rn का मान चाहिए तो बट्टे में ले लो, तो Rn इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m KZE स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m KZE स्क्वायर। तो ये हमारा n वे कक्ष का कार्य है, त्रिज्या है। सीधा साधा किया, पहले परिकल्पना लगाई। ठीक है, पहली परिकल्पना से एक R से R कैंसिल आउट हुआ, फिर हमने दूसरी परिकल्पना लगाई, दूसरी परिकल्पना से किसका मान निकाला Vn का मान लगाया और फर्स्ट को पुट किया। तो यहां h बराबर प्लांक नियतांक है तो 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। पाई कांस्टेंट है 3.14, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। ठीक है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। Z1 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष के लिए या हाइड्रोजन परमाणु के पहले nवें कक्ष के लिए ले लो। इन कांस्टेंटों की वैल्यू रखेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं तो Rn इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर आता है। h का मान, पाई का मान और k हम पढ़ चुके हैं, k की वैल्यू भी मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, k 9 इंटू 10 की घात 9 कहां से पढ़ा हुआ है, k इक्वल टू हमने कूलाम का नियम में F इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पढ़ा हुआ है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। कहीं पर कांस्टेंट k को 1/4 पाई एप्सिलॉन लगा के किसका फॉर्मूला निकाला हुआ है, वो भी आपका सवाल फॉर्मूला को सही है। 1/k का मान रखकर, क्योंकि 1/k किसके बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन, तो ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करके भी इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये हमारा nवें कक्ष की त्रिज्या आ गई। अगर मैं प्रथम कक्ष की निकालना चाहूं तो हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष की त्रिज्या n बराबर क्या हो गया 1, तो R1 इक्वल टू 0.529। ये एंगस्ट्रॉम में होगा ना, एंगस्ट्रॉम यानी कितना होता है एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10 की घात -10 मीटर। तो R1 इक्वल टू क्या आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मीनिंग है अगर हमें इसको यहाँ लिखना चाहो तो Rn 0.59 किसके बराबर है R1 के बराबर, तो n स्क्वायर। हम ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। इससे अगर रेशियो निकाले R1 R2 R3 का, तो देखो R1 तो कट जाएगा, तो R1 यानी 1 का स्क्वायर 1, R2 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। जो रेशियो होता है बहुत बार एग्जामों में आता है, तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी, तो इसका रेशियो क्या होता है 1:4:9। तो ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु के nवें कक्ष की त्रिज्या आई है। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर हम करते हैं हाइड्रोजन परमाणु के nवें कक्ष का वेग। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू याद होनी चाहिए 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। तो अब हम दूसरा करते हैं हाइड्रोजन परमाणु के
एन वे कक्ष का वेग, क्योंकि परिकल्पना में वही काम आएगी हाइड्रोजन परमाणु एन वे कक्ष का वेग, जिसको हम वी एन से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही माना हाइड्रोजन परमाणु के एन वे कक्ष की त्रिज्या आर एन तथा वेग वी एन है। हाइड्रोजन परमाणु के एन वे कक्ष की त्रिज्या आर एन और वेग कितना है वी एन। तो बोर की प्रथम परिकल्पना से एक आर एन से आर एन घट गया, बोर की द्वितीय परिकल्पना से ये आया। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हमको वेग का मान निकालना है। वेग का मान निकालने के लिए एक वेग हटाना पड़ेगा। तो कैसे निकाले? समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग ले लो। समीकरण 1 में 2 का भाग, तो एम वी एन स्क्वायर अपॉन एम वी एन आर एन इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर आर एन बटा एन एच अपॉन 2 पाई। तो देखो एक एम से एम कर लिया, एक वी से वी कर लिया। इसको अरेंज करो, वी एन अपॉन आर एन, बट्टे का बट्टा ऊपर आएगा तो 2 पाई ऊपर आ गया, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर एन एच आर एन, तो आर एन से आर एन भी कट गया, तो वी एन बराबर 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच आ गया। तो यह हाइड्रोजन परमाणु के एन वे कक्ष का क्या आ गया है? वेग भी आ गया है। तो वी एन इक्वल टू 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच होता है। तो यहाँ पे वही कांस्टेंट है कि अगर वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं, वो का वही कांस्टेंट जो अभी हमने लिखे बार लिखूंगा हुए यहाँ वापस लिखना चाह रहे हैं, वही 6.62 इंटू 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड के 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, पाई 3.14 ई 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का Z1 तो वी एन जो आता है वो 2.2 इंटू 10 की घात 6 अपॉन में एन मीटर इंटू सेकेंड। ये स्टैंडर्ड वैल्यू कांस्टेंट न्यूमेरिकल के हिसाब से याद होनी चाहिए। तो जो हाइड्रोजन परमाणु के एन वे कक्ष का जो वेग आता है कैलकुलेशन करके वो आता है 2.2 इंटू 10 की घात 6 अपॉन एन मीटर इंटू सेकेंड। तो एन वे कक्ष की त्रिज्या कितनी आई? आर एन इजिकल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन एन स्क्वायर। तो अलग अलग कक्ष की त्रिज्या का अनुपात निकाला तो 1:4:n आया। और अगर हम एन वे कक्ष का वेग निकाले तो एन वे कक्ष का वेग कितना आया? 2.2 इंटू 10 की घात 6 अपॉन एन मीटर अपॉन सेकेंड। तो अब हम कल एक और आएगा इसके अंदर ही हाइड्रोजन परमाणु के एन वे कक्ष की कुल ऊर्जा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हाइड्रोजन परमाणु के एन वे कक्ष की कुल ऊर्जा। वो